नमस्कार दोस्तों, क्या शरद पवार फिर से कोई बड़ा वाला गेम करने वाले हैं? ऐसा गेम जिसका अंदाजा न सहयोगी कांग्रेस को है, न उद्धव ठाकरे को है, न ही विरोधी बीजेपी को है और न ही विरोधी खेमे वाले एकनाथ शिंदे को है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिनसे पवार की मुलाकात बेहद सुर्खियों में है और बड़े बड़े राजनीतिक पंडित उस सियासी नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसे किसी पल किसी क्षण पवार दबा सकते हैं और महाराष्ट्र की पूरी राजनीति को बदल सकते हैं। पहले शिंदे के घर जाकर पवार का उनसे मिलना और उसके बाद पवार के घर जाकर उद्योगपति गौतम अडानी का पवार से मिलना, यह महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई सियासी संदेश छुपा हुआ है? ये सब जानने के लिए और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जानने के लिए ये जरूरी है कि आप राष्ट्र मंथन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे गुजारिश है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस पर अपना कमेंट कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। आपकी ये एक मदद एक साफ सुथरी पत्रकारिता का सहारा बनेगी। अब दोस्तों, बात पवार और उनके राजनीतिक खेल की। शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके सरकारी आवास वर्षा में जाकर मुलाकात की। यह मुलाकात उस वक्त हुई जब शरद पवार की महाविकास अघाड़ी के खास सहयोगी उद्धव ठाकरे विदेश में हैं। मैं उद्धव ठाकरे की बात इसलिए कर रहा हूं कि ठाकरे की राजनीति को जितना बड़ा झटका एकनाथ शिंदे ने दिया है, वैसा झटका समूचे शिवसेना को कभी किसी ने नहीं दिया। बाल ठाकरे के जमाने से देखिए तो ना छगन भुजबल ने, ना नारायण राणे ने और ना ही बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने, जिन्हें एक समय बाल ठाकरे का वारिस समझा जाता था। शिंदे तो शिवसेना की समूची सियासी जमा पूंजी ही लेकर भाग गए और ठाकरे की नींद खुली तो घर में बेवफाई का शिकार सन्नाटा पसरा हुआ था। आपको याद होगा कि पवार ने अपनी आत्मकथा के नए संस्करण में लिखा है कि उद्धव ने बिना लड़े ही हथियार डाल दिए थे। पवार ने शिवसेना में पूरी टूट फूट के लिए उद्धव ठाकरे की अनुभवहीनता को जिम्मेदार ठहराया। आप देखिए कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया होता तो अदालत कुछ सोच सकती थी, कुछ कर सकती थी। तो दोस्तों, पवार के रुख से उद्धव ठाकरे तब नाराज हुए थे, लेकिन आज की तारीख में पवार के साथ जुड़े रहने के सिवा उद्धव ठाकरे के पास कोई रास्ता, दूसरा रास्ता दिखता भी नहीं। अब एक तरफ ठाकरे के साथ पवार गठबंधन में है और दूसरी तरफ जिस वक्त ठाकरे विदेश में है, उसी वक्त एकनाथ शिंदे से पवार की मुलाकात कुछ नए सियासी शंका, कुछ नए सियासी रहस्य को जन्म दे रहे हैं। स्पष्टीकरण यह दिया गया कि पवार एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को बुलाने के लिए शिंदे के पास न्योता लेकर गए थे, लेकिन राजनीति में भावों से ज्यादा भंगिमाएं मायने रखती हैं और भंगिमाओं से ज्यादा वो विचार मायने रखते हैं जो कूटनीतिक दिमाग में पलते रहते हैं। पवार का राजनीतिक खेला दुनिया कई बार देख चुकी है। 20 साल की उम्र में कांग्रेस से राजनीति शुरू की। 1969 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़ी तो इंदिरा वाली कांग्रेस में गए, क्योंकि तब उनके गुरु यशवंतराव चव्हाण इंदिरा गांधी के साथ थे। 1977 में जब इंदिरा गांधी से यशवंतराव चव्हाण अलग हुए तो पवार भी गुरु चव्हाण के साथ गए, लेकिन रुके नहीं। 1978 में चव्हाण को ही गच्चा देकर पवार ने पार्टी तोड़ दी। वे जनता पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 1987 में कांग्रेस में आ गए वापस। राजीव गांधी ने मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन 1999 आते आते अचानक सोनिया गांधी के विदेशी मूल का ख्याल पवार साहब को आया और पवार कांग्रेस से बाहर। लेकिन कांग्रेस से गठबंधन जारी रखा और मजे की बात देखिए कि 2004 में जब यूपीए सत्ता में आई तो पवार को इस बात से कोई गुरेज नहीं था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। नहीं बनी, ये दूसरी बात है। 5 साल में ही इतना बड़ा हृदय परिवर्तन। तो दोस्तों, पवार की राजनीति ऐसे ही झटके देती है और ताजा झटका तो भतीजे अजीत पवार महसूस कर रहे होंगे जब पवार ने अपने इस्तीफे का दांव चलकर छोटे पवार के कद को और छोटा कर दिया। इसीलिए शिंदे से पवार की मुलाकात में राजनीतिक खेल हो सकता है। तो फिर शिंदे से मुलाकात के राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं? पहला मायने तो ये हो सकता है कि पवार एकनाथ शिंदे को बीजेपी से दूर अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये खबरें मुंबई के राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से चल रही हैं कि बीजेपी का साथ निभाना शिंदे को भारी पड़ रहा है। फिर
शिंदे गुट के कई विधायकों को लगता है कि बीजेपी संग सरकार बनाने में कोई फायदा नहीं हुआ और एनसीपी के नेता बार बार इस बात को कहते रहते हैं। अभी शरद पवार के भाई के अखबार सकाल में एक सर्वे छपा है कि आज चुनाव हो जाए तो महाविकास अघाड़ी को बम्पर जीत मिल सकती है। उसमें सीट की नहीं, वोट की बात है। और उस सर्वे के मुताबिक एनडीए में बीजेपी को 33.8% वोट और शिंदे वाली शिवसेना को 5.5% वोट मिलने के आसार दिखते हैं। यानी एनडीए को कुल वोट 39.3%। दूसरी तरफ एमबीए में कांग्रेस को 19.9%, एनसीपी को 15.3% और ठाकरे शिवसेना को 12.5% वोट मिलने की उम्मीद दिखती है। यानी कुल 47.7% वोट। शायद पवार इस सर्वे के आधार पर शिंदे का मन टटोल चुके हों कि अब भी बीजेपी के साथ रहना है या वापस आना है। पवार इस सर्वे की निष्पक्षता के पक्ष में यह तर्क भी दे सकते हैं कि अगर भाई के अखबार में उनका हाथ होता तो महाविकास अघाड़ी में नंबर 1 पर एनसीपी होती, कांग्रेस नहीं होती। पवार लगातार बीजेपी विरोधी एजेंडे पर अपनी राजनीति चला रहे हैं। इसी कड़ी में वे नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं गए। उन्होंने ये दलील दी कि संसद भवन में धार्मिक अनुष्ठानों का क्या काम। अच्छा हुआ कि वो नहीं गए। एक धर्मनिरपेक्ष सोच के तौर पर आप पवार की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन दूसरे ही पल आप ये भी सोच सकते हैं कि इन धार्मिक अनुष्ठानों को संसद के आंगन में पूरा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही वो अपनी आत्मकथा का विमोचन भी करवाते हैं। राजनीति की इस उलटबांसी से ही पवार शिंदे की मुलाकात का दूसरा मायने निकलता है। क्या शिंदे के जरिए पवार बीजेपी के साथ भी रिश्तों का एक चैनल खोले रखना चाहते हैं? क्योंकि जिस वक्त नए संसद भवन के उद्घाटन का पवार बहिष्कार कर रहे थे, उसी वक्त पवार के भतीजे अजित पवार बीजेपी का समर्थन कर रहे थे, नए संसद भवन की प्रशंसा कर रहे थे। क्योंकि पवार अतीत में कई बार ऐसी राजनीतिक उलटबांसियां दिखा चुके हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि आगे वो क्या कर सकते हैं। और दोस्तों, हालांकि आज की तारीख में उद्धव ठाकरे की शिवसेना उद्धव से भी ज्यादा किसी व्यक्ति पर आश्रित है तो वे शरद पवार हैं। संजय राउत हर तीसरे दिन पवार के पास पाए जाते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी, माफ कीजिएगा, विपक्ष भी पवार को विपक्षी एकता की एक अहम धुरी मानकर चल रहा है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि 12 जून को पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक में पवार भी जाएंगे और उद्धव भी जाएंगे। वहां केजरीवाल के भी जाने की बात है। अरे हाँ, देखिए, केजरीवाल से याद आया कि पवार केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी वाली राजनीति के लॉन्चिंग पैड रहे हैं। जब अन्ना आंदोलन के बाद केजरीवाल अपनी पार्टी बना रहे थे, जब ईमानदारी के वो पुतले बने हुए थे, उस वक्त वो पवार के स्विस बैंक के लॉकर की चाबी लिए घूमते थे और पवार को जेल भेजने की बात करते थे। वहीं केजरीवाल 11 वर्षों के अंदर ही आज आदरणीय पवार जी के सहयोग के लिए आभारी हैं, ताकि दिल्ली पर लाया गया मोदी सरकार का ऑर्डिनेंस राज्यसभा में गिर जाए। शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। इतना जरूर है कि पवार इस वक्त विपक्ष का सबसे तेज तर्रार चेहरा बने हुए हैं। बल्कि कहिए कि विपक्ष में चंद्रगुप्त बनने की ख्वाहिश तो तमाम नेताओं की है, लेकिन चाणक्य वाला हुनर पवार में ही है। हालांकि ये मराठा चाणक्य 82 पार की ढलती उम्र में भी चंद्रगुप्त वाली गद्दी का मोह छोड़ नहीं पाया है। बस मौका मिलने की देरी है। इसीलिए वो संबंधों के हर दरवाजे को खुला रखना चाहते हैं। वो कांग्रेस के आज विश्वास पात्र हैं, लेकिन जिस उद्योगपति गौतम अडानी के पीछे कांग्रेस हाथ होकर पड़ी है, उसी गौतम अडानी के बचाव में वे उतर आते हैं और कांग्रेस की जेपीसी की मांग को खारिज कर देते हैं। और इसीलिए शिंदे से उनकी मुलाकात के ठीक बाद अडानी से उनकी मुलाकात बहुत कुछ सियासी सवाल छोड़ जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके और लाइक करके बताइएगा। खबरों की निष्पक्ष व्याख्या के लिए हमारे चैनल राष्ट्र मंथन को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका शेयर करना, यही हमारी ताकत है। और हाँ, अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। फिर मंथन होगा किसी नए मुद्दे पर, बेबाक और सटीक।
तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।